हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 12 अगस्त 2026। सर की तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन से काफ़ी फीवर है उनको, इसीलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। मेरा नाम है स्मृति और आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट 3 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। द हिंदू में आज बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल मुझे नहीं लगे, तो मैंने कहीं और से उठाए हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सेकेंड इज़ अबाउट इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एंड थर्ड आर्टिकल इज अबाउट पीडीएस। तो बिना देरी करे हम आर्टिकल्स को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉर ट्रांसपेरेंट इंक्लूसिव पब्लिक प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, प्लस इंक्लूसिव ग्रोथ से। तो ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहले हम एक कीवर्ड समझेंगे जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब है कि सरकारी खरीद। ये देखो, सरकार को देश चलाने के लिए एक पेपर क्लिप से लेकर डिफेंस ड्रोन्स तक सब कुछ चाहिए होता है। अब सरकार खुद तो ये बनाती नहीं है, तो वो कहाँ से खरीदेगी? ऑफ कोर्स इट्स मार्केट से खरीदेगी। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? पब्लिक प्रोक्योरमेंट। लेकिन अब यहाँ समझते हैं कि कहानी क्या है। 2016 से पहले क्या सिस्टम था? पहले एक डिपार्टमेंट था जिसका नाम था डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजेबल्स। ये जो आपका DGS&D था, ये नाम याद रखना, क्योंकि ये बहुत ही नोटोरियस और बदनाम सिस्टम था, बहुत ही बदनाम डिपार्टमेंट था ये वाला। अब क्यों बदनाम था? क्योंकि एक सिस्टम टोटली ओपेक था, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं थी इसमें। ये नहीं पता चलता था कि अंदर चल क्या रहा है इस डिपार्टमेंट में। इसमें फेयर कंपटीशन नहीं था। कुछ प्रिविलेज लोग जिनकी बाबुओं से यानी कि ऑफिशियल से सेटिंग होती थी, वही सरकार को महंगे दाम पर सामान बेचते थे। आम आदमी, ये छोटे व्यापारी का इसमें एंट्री करना ही लगभग मतलब इम्पॉसिबल था। करप्शन जो था अपनी पीक पे था। ये देखो, ओपेक, नॉन ट्रांसपेरेंसी, नो फेयर कंपटीशन, हाई करप्शन एंड एक्सक्लूजनरी। तो जो छोटे वाले बिजनेसमैन थे वो मतलब सिस्टम में आ ही नहीं पाते थे। एक चीज और बताती हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है। जो आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक ऑफिस बना है ना, जिसको हम ये वाणिज्य भवन कहते हैं, ये कहाँ पे बना हुआ है? ये उसी ज़मीन पे बना हुआ है जहाँ पहले DGS&D का ऑफिस था। ये सिर्फ एक बिल्डिंग का बदलाव नहीं है, ये एक करप्ट सिस्टम को तोड़कर उसकी राख पर एक नए ट्रांसपेरेंट सिस्टम को खड़ा करने का एक प्रतीक है। यानी कि जो अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसका ऑफिस अब कहाँ है? जहाँ पहले DGS&D था। तो ये एक KBC वाला फैक्ट है। यूपीएससी में तो नहीं पूछा जाता है, बट कौन बनेगा करोड़पति पे पूछ जाएगा। देखिए, फिर 9 अगस्त 2016 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस ट्रांसफॉर्मेशनल डिजिटल इनिशिएटिव को लॉन्च किया। अब ये जो लॉन्च है, ये मतलब जो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ये किसके अंडर लॉन्च हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ ये कैच होता है। देखो, जब भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है ना, मिनिस्ट्रीज वगैरह, ये सब कैच होता है। तो आपको पता होना चाहिए किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। फाइनेंस के अंदर नहीं आता, याद रखना ये। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये लॉन्च कर दिया गया है। अब बात आती है कि एक्चुअली में ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है क्या? आसान भाषा में समझते हैं। देखो, जैसे आप और मैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न से शॉपिंग करते हैं ना, वैसे ही ये जेम से सरकार, जो ये जेम है ना, सरकार के लिए क्या है? एक अमेज़न है या फिर ये फ्लिपकार्ट है। ये एक सिंगल लार्ज स्केल डिजिटल मार्केट प्लेस है जहां सरकारी बायर्स और आम सेलर्स मिलते हैं। समझ में आया ये क्या है? अब बात आती है कि इसमें रिफॉर्म्स क्या-क्या है। पहला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसने ना, जेम ने क्या किया, जो टेंडर रूल्स थे और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो काफ़ी आसान कर दिया, जिसकी वजह से हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इन्हांस हो गया।
पहले क्या होता था कि जो छोटे व्यापारी थे, उनको सरकारी टेंडर भरने के लिए बहुत कॉशन मनी डिपॉजिट करना पड़ता था। तो जेम ने इस डिपॉजिट सिस्टम को हटा दिया और उन्होंने ट्रांजैक्शन चार्जेस को रैशनलाइज कर दिया, यानी कि कम कर दिया। फिर तो रजिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाइड कर दिया। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा हुआ है कि ट्रांसपेरेंसी और ऑडिटेबल डिजिटल ट्रेल ये इन्हांस हो गया, ठीक है। और डिस्क्रिशन रिड्यूस हो गई, यानी कि जो पहले बाबुओं से सेटिंग चलती थी ना, वो अब किसी काम की नहीं रही। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? एज अ रिफॉर्म आई हैं। अब थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर लेते हैं जो आपके मेंस में काम आएंगे। आज जो जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ना, जेम, ये ग्लोबल लीडर बन चुका है। अब कारण क्या है? देखो, इस पोर्टल पे 1.37 लाख्स गवर्नमेंट बायर्स रजिस्टर्ड हैं और इनको सामान बेचने के लिए 25 लाख सेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स जुड़े हुए हैं। ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो गया है कि आज इसमें 10,644 प्रोडक्ट कैटेगरीज और 350 सर्विस कैटेगरीज अवेलेबल हैं। अब आप समझ सकते हो कि क्यों ये ग्लोबल लीडर है। अब हम एक टेक्निकल टर्म की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। अब आप बोलोगे क्या है? देखो, इसका मतलब होता है कि टोटल कितने रुपए का सामान इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बिका है, कितना सेल हुआ है, टोटल कितने का, ठीक है, अमाउंट बात हो रही है। देखो, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में जेम ने सालाना ₹5 लाख प्लस करोड़ पर ईयर, मतलब 2 फाइनेंशियल ईयर्स की हम बात करें, का जीएमवी क्रॉस कर दिया है। अगर हम टोटल क्यूमुलेटिव बात करें, यानी कि जब से शुरू हुआ है जेम, तो ये वैल्यू लगभग 20 लाख करोड़ से ज़्यादा है। तो हर ऑर्डर जो इस पोर्टल पर प्लेस होता है ना, वो इंडिया की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी में एक इन्वेस्टमेंट की तरह काम करता है। अब एक एकेडमिक स्टडी की हम बात कर लेते हैं कि आईआईटी दिल्ली ने एक स्टडी करी है। क्या स्टडी करी है? इन्होंने फाइंड आउट किया है कि जेम के प्राइस और प्रोसेस एफिशिएंसी के चलते पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में देश के टैक्स पेयर्स को लगभग 86,571 करोड़ का मोनेटाइज्ड बेनिफिट हुआ, यानी कि सेविंग्स हुई हैं। अब ये पैसा सीधा पब्लिक सर्विस में वापस लग रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, पॉजिटिव्स क्या हैं जेम के, इसने क्या-क्या सक्सेस हासिल करी है। अब देखो, हम इंक्लूसिविटी की बात कर लेते हैं, जो हमने इंक्लूसिव ग्रोथ यूपीएससी के सिलेबस में है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले जो फील्ड सिर्फ स्टैब्लिश्ड और बड़ी कंपनीज के कंट्रोल में था ना, जेम ने उसको डेमोक्रेटाइज कर दिया है, यानी कि ये सबके लिए खोल दिया। आज स्टार्टअप्स हो गए, छोटे शहरों के बिजनेसेस और वुमेन लेड एंटरप्राइजेस है ना, बिना किसी इंटरमीडिएटरी यानी बिचौलियों के सरकार को अपना सामान बेच रहे हैं। आपको स्वदेशी और सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, आत्मनिर्भर भारत। जेम पोर्टल डिफॉल्ट रूप से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को और लोकल जो आपके वैल्यू चेन है को प्रायोरिटी देता है। मतलब उनकी एल्गोरिथम्स ऐसे बनी हुई हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और लोकल वैल्यू चेन है, इनको प्रायोरिटी मिलेगी। आज टोटल ऑर्डर्स का 60% जो वॉल्यूम है और 45% से ज़्यादा जीएमवी सिर्फ और सिर्फ एमएससीज यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से आता है। ये दिखाता है कि एक्चुअल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आज लाइफ सेविंग मेडिसिन और वैक्सीन बिना किसी डिले के हॉस्पिटल्स तक पहुंच रही हैं। डिफेंस सप्लाईज और ड्रोन्स एफिशिएंसी के साथ डिलीवर हो रहे हैं। गांव-गांव में रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन ऑप्टिमल है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं, चलो हमने इतनी पॉजिटिव्स की बात कर ली कि क्या-क्या फायदे हुए हैं। आपको पता है कि चैलेंजेस भी हैं, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है क्वालिटी एश्योरेंस। जब आपके पास इतना बड़ा डिजिटल कैटलॉग हो ना, जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा जो कैटेगरीज हैं, तो हमेशा एक रिस्क होता है कि सेलर्स सब स्टैंडर्ड सामान बेच दे।
इसे चेक करना मुश्किल है। तो इसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा है एमएसएमई पेमेंट डिलेस। सामान तो एमएसएमई बेच दिया, पर सरकार टाइम पर पेमेंट क्लियर नहीं करती। इस डिले से उनकी वर्किंग कैपिटल यानी कि जो रोजमर्रा का जो पैसा है ना, वो अटक जाता है और उनका बिजनेस सफर करता है। थर्ड है बिड रिगिंग यानी कि कार्टलाइजेशन। एक ये कार्टलाइजेशन एक ऐसा टर्म है जहां कुछ सेलर्स आपस में मिलकर चोरी छुपे प्राइस फिक्स कर लेते हैं ताकि कंपटीशन खराब हो जाए और वो ज्यादा मुनाफा कमाए। तो ये बड़ा खतरा है कार्टलाइजेशन का। चौथा है डिजिटल डिवाइड, यानी कि आज भी छोटे गांव के सेलर्स के पास हाई स्पीड कनेक्टिविटी या डिजिटल स्किल्स नहीं है, इसलिए वो इस सिस्टम को पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। और पांचवा है ग्रीवियंस रेड्रेसल। अगर डिलीवरी लेट हो या फिर क्वालिटी खराब हो तो जो डिस्प्यूट है सॉल्व होने में काफ़ी टाइम लेता है। फास्ट ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म की भी कमी है इसमें। सिक्स्थ है साइबर सिक्योरिटी रिस्क। जो पूरे देश की सरकारी खरीद का डेटा एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हैकर्स और साइबर रिस्क के लिए एक हनी पॉट यानी कि अट्रैक्शन बन जाता है। डेटा सिक्योरिटी भी एक मेजर कंसर्न है। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनना। जब भी हम आंसर लिखते हैं, हमसे पूछा जाता है ना, कुछ भी एनालाइज करो। सपोज करो हमें जेम को एनालाइज करने को बोला गया, तो मैंने अभी पॉजिटिव्स आपको ऊपर डिस्कस कर ही दिए थे। अब यहाँ पे हमें चैलेंजेस डिस्कस करने हैं। तो चैलेंजेस जब हम डिस्कस करते हैं, तो जो अभी हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए, आखिरी के जो 3 पॉइंट्स है ना, ये ना काफ़ी जनरल पॉइंट्स है, यानी कि जेनरिक पॉइंट्स हैं। मतलब ये कहीं भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। और जो ऊपर के 3 पॉइंट्स है, ये जेम स्पेसिफिक हैं। तो जब भी हम किसी टॉपिक को एनालाइज करते हैं और उसके जो भी पॉइंट्स लिखते हैं, तो याद रखना स्टार्टिंग में जो 1 2 3 ये जो पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4, तो ये ना उस टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे बिड रिगिंग हो गया, ये कार्टलाइजेशन हो गया, एमएसएमई पेमेंट डिलेड हो गया। और ये बाद में पॉइंट्स बढ़ाने के लिए और नंबर गेन करने के लिए हम जेनेरिक पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। तो ये एक टिप थी आंसर राइटिंग के लिए। अब हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड क्या है, यानी कि आपका कंक्लूजन। जो भी डिस्कशन होता है यहाँ पे, देखो एक आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में होता है, जिससे आप अपने नोट्स बना सको वैसे की वैसे, और आप जॉट डाउन कर लेना पॉइंट्स को और फिर अपने आंसर में यूज़ कर लेना। देखो जेम को हमें स्मार्टर, ग्रीनर और ग्लोबली बेंचमार्क बनाना है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे एआई, ब्लॉकचेन का यूज़ करना होगा। हमें इस प्लेटफॉर्म को यूथ, विमेन, इनोवेटर्स और मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए और अधिक इंक्लूसिव बनाना है, ठीक है। अब देखो जेम आज विकसित भारत 2047 के उस सपने का मिरर है, यानी कि आईना है, जो एक ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव, इनोवेटिव और डिजिटली सॉवरेन इंडिया की बात करता है। इसीलिए ये सारे रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो ये है क्वेश्चन आपका, आपको अटेंड करना है इसको, और ये रहा प्रीलिम्स का क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको कुछ चीज़ों पे फोकस किया था, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये है इसका आंसर। पहले लेकिन वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है, तब आंसर अपने कमेंट सेक्शन में डालना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एक बहुत फेमस सेइंग है, यहाँ देखो, विस्की इज फॉर ड्रिंकिंग, वाटर इज फॉर फाइटिंग। यानी कि ये मार्क ट्वेन ने बोला था, और इसका सिंपल सा मतलब है कि विस्की पीने के लिए है और वाटर यानी कि पानी लड़ने के लिए है। देखो आज के समय में काफ़ी हद तक ये सही है। कैसे है, इस आर्टिकल में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखो अभी क्या हुआ ना, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि CWMA, इन्होंने ना एक ऑर्डर पास किया है। उन्होंने कर्नाटका को डायरेक्ट किया है कि वो तमिलनाडु के लिए पानी रिलीज करे। ये डायरेक्शन ओरिजिनली कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने दिया था। जैसे ही ये ऑर्डर आया,
तो कर्नाटका के कावेरी बेसिन में किसानों ने सड़कों पे आ गए, प्रोटेस्ट कर दिया। कर्नाटका बोलता है कि भई हमारे पास पीने के लिए पानी ही नहीं है, रिलीज़ कहाँ से करें? और तमिलनाडु बोलता है कि एग्रीमेंट के हिसाब से हमारा हक बनता है, हमारी फसल सूख रही है। तो बेसिकली ये कहानी ना कोई नई नहीं है। ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है जो हर साल मॉनसून फेल होने पर सामने आता है। अब हम बात करते हैं पहले बेसिक्स की कि भाई इंटरस्टेट रिवर वाटर्स एक्चुअली हैं क्या? नदियाँ नेचुरल्स हैं, मतलब इनका नदियाँ हमने तो बनाई नहीं है, ये तो नेचुरल है। वो पहाड़ों से निकलती है और समुंदर की तरफ बहती है। नदियों को बाउंड्रीज़ नहीं पता, उन्हें नहीं पता कहाँ कर्नाटका खत्म होता है और कहाँ तमिलनाडु शुरू होता है। जब कोई नदी, स्ट्रीम या रिवर वैली 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट से होकर गुजरती है या उनका बॉर्डर बनाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? इंटरस्टेट रिवर कहते हैं। अब क्योंकि नदी बाउंड्रीज क्रॉस कर रही हैं, इसका पानी कौन कितना यूज़ करेगा, इसके लिए कोऑर्डिनेशन, नेगोशिएशन और लीगली बाइंडिंग मैकेनिज़्म्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ-कहाँ चल रही है, यानी कि कुछ डिस्प्यूट्स के बारे में बात करते हैं। इस वाले पे जो स्लाइड का ये एरिया देख रहे हो ना, अभी हम इस पे वापस आते हैं। पहले हम डिस्प्यूट्स देख लेते हैं कि एक्चुअली चल कहाँ रहे हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टेट्स के बीच में चल रहे हैं, कौन सा डैम कहाँ है। ये यूपीएससी अक्सर प्रीलिम्स में पूछ लेता है। तो सबसे पहला है कावेरी वाटर शेयरिंग, यानी कि तमिलनाडु वर्सेस कर्नाटका। तमिलनाडु हमेशा डिमांड करता है कि एग्रीमेंट्स, ट्रिब्यूनल अवार्ड्स और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से उन्हें टाइमली पानी मिलना चाहिए। अगर टाइम पर पानी नहीं आएगा तो सांबा सांबा यानी कि उनका एक राइस क्रॉप है, खराब हो जाएगी। ठीक है। और अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका में जैसे कि आपको पता है इनसफिशिएंट वाटर है, यानी कि वाटर शॉर्टेज है। सेकंड है मेघदादु प्रोजेक्ट, यानी कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु। कर्नाटका कावेरी नदी पर मेघदातु जिसका मतलब होता है गोट्स लीप नाम का एक रिजर्वॉयर यानी कि डैम बनाना चाहता है। टारगेट है कि बेंगलुरु को ड्रिंकिंग वाटर देना, पर डाउनस्ट्रीम स्टेट जहाँ जो तमिलनाडु है इसका विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु का डर है कि अगर कर्नाटका ने ये डैम बना लिया ना, तो तमिलनाडु तक पानी कम पहुंचेगा। थर्ड है मुल्ला पेरियर डैम, यानी कि तमिलनाडु वर्सेस केरला। ये थोड़ा अजीब सा केस है, सुनना। देखो, डैम फिजिकली केरला में है, पर इसको ऑपरेट और मेंटेन कौन करता है? तमिलनाडु। क्यों करता है? क्योंकि ब्रिटिश टाइम के 999 मतलब 999 ईयर लीज की वजह से, मतलब उस टाइम पे लीज पे दे दिया गया था तमिलनाडु को। तो तमिलनाडु चाहता है डैम का जो वाटर लेवल बढ़ाया जाए ताकि उसकी इरिगेशन नीड्स पूरी हो, पर केरला इसे अपोज करता है कुछ सेफ्टी रीजंस के कारण। ठीक है। फोर्थ है आपका गोदावरी कावेरी रिवर लिंक। ये एक बड़ी रिवर लिंकिंग स्कीम है। प्लान है कि गोदावरी का सरप्लस पानी कावेरी में लाया जाए ताकि वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज को राहत मिले, पर इसमें इकोलॉजिकल यानी कि नेचर का नुकसान है, टेक्निकल और इंटरस्टेट पॉलिटिक्स जैसे बड़े चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। एक यहाँ पे और देख लो, अन्नामलैयर एंड नालर प्रोजेक्ट। ये तमिलनाडु इन प्रोजेक्ट्स को पुश कर रहा है अपनी लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी के लिए। ये परम्बिकुलम अलियर प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। तमिलनाडु इन्हें इंटरस्टेट अग्रीमेंट के थ्रू सॉल्व करना चाहता है। तो बेसिकली ये इन प्रोजेक्ट्स के नाम याद कर लो और कौन सा स्टेट इनको प्रपोज कर रहा है, कौन सा अपोज कर रहा है, बस। अब वापस हम स्लाइड पे आते हैं कि भाई ये मैटर क्यों करते हैं, ये डिस्प्यूट्स मैटर क्यों करते हैं। पहला है एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस। किसान अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून पर डिपेंड नहीं कर सकते, उन्हें इरिगेशन के लिए अश्योर्ड रिवर फ्लो चाहिए। नदी का पानी रुका तो फसल बर्बाद, सिंपल रूल। दूसरा है ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी। देखो, आजकल शहर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं थैंक्स टू अर्बनाइजेशन। इंटरस्टेट रिवर शहरों और गांव दोनों की प्यास बुझाता है। ये एक ह्यूमन सिक्योरिटी का मुद्दा है।
थर्ड है फेडरल टेंशन या फिर रिलेशंस। हमारे देश कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर चलता है, सब मिलकर काम करेंगे। पर पानी के झगड़ा स्टेट्स के बीच में पॉलिटिकल टेंशन पैदा करता है, जो नेशनल यूनिटी के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है। फोर्थ है क्लाइमेट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक नया विलन आया है, ऐसा कह सकते हो, न्यू विलन। देखो, पहले रेनफॉल प्रिडिक्टेबल थी, अब ड्राउट्स और एक्सट्रीम फ्लड्स आम बात हो गई है। तो जो पुराने वाटर शेयरिंग फॉर्मूलाज थे ना, वो अब प्रैक्टिकेबल नहीं है। तो मतलब नए फॉर्मूलाज लेके आओ आज के हिसाब से। और फिर पांचवा है अपस्ट्रीम वर्सेस डाउनस्ट्रीम कॉन्फ्लिक्ट। देखो, अपस्ट्रीम स्टेट जहां से नदी शुरू होती है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम? अपस्ट्रीम स्टेट्स। डैम बनाकर हाइड्रो पावर और इरिगेशन बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो डाउनस्ट्रीम स्टेट है, जहां पे नदी एक्चुअली फ्लो करती है, वो चाहते हैं कि नदी का नेचुरल फ्लो बरकरार रहे। तो ये एक क्या है? एक जीरो सम कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। देखो, जो हमने अभी बात कर रहे थे ना गोदावरी कावेरी लिंक के बारे में, तो ये स्लाइड उसी के लिए, पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। मैंने वैसे समझा तो दिया है, बट इसको एक बार ही देख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क की। शेड्यूल 7, यानी कि शेड्यूल 7 लिस्ट सिस्टम। एंट्री 17 स्टेट लिस्ट। ये क्या कहती है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वाटर, इरिगेशन, कैनाल्स, ड्रेनेज, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा। पर एक कंडीशन लगा दी, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एंट्री 56 ऑफ यूनियन लिस्ट। अब भाई ये क्या कहती है? ये यूनियन सेंटर को पावर देता है कि वो इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज को रेगुलेट और डेवलप कर सके, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी हो। तो ये लिंक हो गया आपके यूनियन लिस्ट से। अब दूसरा है आर्टिकल 262, द अल्टीमेट प्रोविजन, यानी कि कोर प्रोविजन फॉर वाटर डिस्प्यूट। ये आर्टिकल स्पेसिफिकली पानी के झगड़ों के लिए है। इसे दो पार्ट में समझते हैं। पहला है 262(1). पार्लियामेंट कानून बनाकर किसी भी इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट के एडजुडिकेशन, यानी कि डिसीजन मेकिंग का मैकेनिज्म तय कर सकती है। ये 262(1) कहता है। और 262(2) ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? पार्लियामेंट ये तय कर सकती है कि ऐसे डिस्प्यूट में ना ही सुप्रीम कोर्ट और ना ही कोई और कोर्ट इंटरफेयर करेगी। हालांकि स्टेट आर्टिकल 136 के अंडर स्पेशल लीव पिटीशन डालकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची जाते हैं, बट टेक्निकली आर्टिकल 262 लिमिट करता है जुडिशियल इंटरवेंशन टू प्रमोट टेक्निकल ट्रिब्यूनल्स। समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि भाई पार्लियामेंट ने कौन कौन से लॉ बनाए हैं। पार्लियामेंट ने बनाया है इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। अगर सेंटर को लगता है कि स्टेट्स आपस में बैठकर बात नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो वो एक एडहॉक वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बना देगा। एडहॉक का मतलब है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया टेम्परेरी बॉडी, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होता है। सेकंड है रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956। ये इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट के लिए था, यानी कि इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल वगैरह के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक एक भी पावरफुल रिवर बोर्ड इफेक्टिवली काम नहीं कर पाया। स्टेट्स इन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई चैलेंजेस क्या हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो क्यों नहीं रही एग्जैक्टली। देखो, अवार्ड्स तो आ जाते हैं, बट प्रॉब्लम वही की वही है। पहला पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट। ट्रिब्यूनल्स ने कह दिया कि 100 टीएमसी पानी दो, पर अगर बारिश ही नहीं हुई, डैम खाली है, तो पानी कहाँ से आएगा, है ना। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल वीकनेस। देखो, जो रिवर बोर्ड्स एक्ट है ना, वो एक डेड लेटर बनकर रह गया है। बेसिन वाइड मैनेजमेंट अप्रोच की जगह स्टेट सिर्फ अपने हक की बात करते हैं। देखो, ये जो बेसिन वाइड मैनेजमेंट अप्रोच है, ये एक कीवर्ड है, तुम्हारे आंसर्स में आना चाहिए, ठीक है। थर्ड है क्लाइमेट अनसर्टेनिटी। पुराने डेटा पर
बेस होकर डिसीजंस तो ले लिए, पर अब क्लाइमेट बदल चुका है और हम हिस्टोरिकल हाइड्रोलॉजिकल अजम्पशंस पर डिपेंड नहीं रह सकते। फोर्थ है ग्रोइंग डिमांड वर्सेस फाइनाइट रिसोर्सेज। देखो, फाइनाइट रिसोर्सेज हैं पर इनफाइनाइट डिमांड है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, एग्रीकल्चर को और पानी चाहिए। तो इसका मतलब केक तो छोटा है पर खाने वाले ज्यादा हैं। लास्ट पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कॉन्फ्लिक्ट। जो जहाँ से रिवर पैदा हो रही है वो वाले स्टेट कहते हैं हम डैम बनाएंगे और इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे पानी को, पर जो डाउनस्ट्रीम वाले स्टेट हैं वो क्या कहते हैं कि भाई जैसा पानी है वैसा बरकरार रहने दो, हमें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड क्या है, सबसे बड़ी बात है व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो सबसे पहला है स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। स्टेट्स को एडवर्सरियल अप्रोच यानी कि मेरा देरा छोड़कर एक बेसिन लेवल थिंकिंग लानी पड़ेगी। रिवर्स पॉलिटिकल असेट नहीं है, इकोलॉजिकल सिस्टम्स है। तो यहाँ पे आपके कीवर्ड क्या आ गया, रिवर्स आर इकोलॉजिकल असेट्स नॉट पॉलिटिकल वेपन्स। सेकेंड है डेटा ट्रांसपेरेंसी। आज एक स्टेट दूसरे स्टेट का डेटा पर भरोसा ही नहीं करना चाहता है, तो एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक और ट्रांसपेरेंट डेटा शेयरिंग सिस्टम बनाना होगा। थर्ड है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीमेंट। ड्राउट ईयर प्रोटोकॉल बनना चाहिए। अगर नॉर्मल रेनफॉल होगी तो यानी कि एक्स पानी मिलेगा, पर अगर सूखा ड्राउट पड़ा, मतलब सूखा या ड्राउट पड़ा, तो शॉर्टेज को बराबर रेशियो में बांटा जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा बेसिस यानी कि जब सूखा पड़ेगा तो दोनों स्टेट्स को कितना कितना पानी चाहिए, देना चाहिए, ये क्या कहते हैं इसको, प्रो रेटा बेसिस। इसको लिख लेना। फोर्थ है डिमांड साइड मैनेजमेंट। नदी के पानी बढ़ाना हमारे हाथ में तो नहीं है, पर उसे कम करना हमारे हाथ में है। सो माइक्रो इरिगेशन, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पर फोकस होना चाहिए हमारा। फिफ्थ पॉइंट है टाइमली मॉनिटरिंग बॉडी। ट्राइब्यूनल अवार्ड्स हवा में नहीं रहने चाहिए, एक परमानेंट एक्सपर्ट मॉनिटरिंग एजेंसी होना चाहिए जो ग्राउंड रियलिटी देखकर ऑन स्पॉट डिसीजंस ले। समझ में आया? तो ये हैं आपके कीवर्ड्स जो मैंने अभी डिस्कस किए थे, ये यूज होने चाहिए आपके आंसर्स में। ये है आपका क्वेश्चन, इसको जरूर सॉल्व करना, अटेम्प्ट करना। यहाँ पे देखो कुछ फैक्ट्स मिलेंगे और इसको अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन को। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मेजर लीक्स इन फूड सिक्योरिटी सिस्टम। आर्टिकल जीएस पेपर के 3 से इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हो इस आर्टिकल को। बहुत बेसिक से हम कुछ चीज़ें समझेंगे। सोचो एक किसान है, ठीक है, जिसका नाम है रमेश। उसने खेत में चावल उगाए, अब उसको बेचना है। सरकार आती है और कहती है रमेश, हम तुमसे ये चावल एक फिक्स्ड रेट पर खरीदेंगे। इस रेट को हम कहते हैं एमएसपी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार की तरफ से ये खरीदारी कौन करता है, एफसीआई, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई इस अनाज को बड़े बड़े गोडाउन्स में स्टोर करता है, इसे बफर स्टॉक कहते हैं। अब देश के गरीबों तक ये अनाज कैसे पहुंचेगा, उसके लिए हमारे पास है पीडीएस, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे लोकल भाषा में राशन की दुकानें कहते हैं। और इस पूरे सिस्टम को लीगल बैकिंग मिलती है एनएफएसए 2013, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से। एनएफएसए देश की लगभग 67% पॉपुलेशन को सब्सिडाइज ग्रेन का अधिकार देता है। इसमें सबसे गरीब परिवार को अंत्योदया अन्न योजना के तहत रखा जाता है, AAY, अंत्योदया अन्न योजना। समझ में आया? बेसिक्स क्लियर हुए आपके? ठीक है। तो पीडीएस का मकसद क्या है, कोई भूखा ना सोए, सिंपल। अब बात आती है लीकेज क्राइसिस की, यानी कि पीडीएस में चोरी।
रमेश, जो अनाज रमेश के खेत से गरीब की थाली तक जाना था, वो बीच में ही गायब हो जाता है। तो एक केस स्टडी है मध्य प्रदेश की और दिल्ली का स्कैंडल। मध्य प्रदेश में हाल ही में एक बड़ा स्कैम सामने आया, जो पुअरेस्ट रेसिडेंट्स के लिए आया सब्सिडाइज ग्रेन कमर्शियल बायर्स को डाइवर्ट कर दिया गया। सोचो, हजारों टन अनाज हर साल ब्लैक मार्केट में जा रहा है। अगस्त 2026 में दिल्ली के आप लीडर सौरभ भारद्वाज ने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एफसीआई से सब्सिडाइज राइस चोरी हो रहा है और ये चोरी लगभग रुपीज 143 करोड़ पर वीक की है। राइस को असम की एक कॉरपोरेशन के थ्रू हरियाणा की प्राइवेट कंपनी को भेजा जा रहा था। देखा आपने कितना बड़ा स्कैंडल चल रहा है। अब पंजाब, यूपी और वेस्ट बंगाल की भी बात कर लेते हैं। जो पंजाब है, पंजाब देश में सबसे ज्यादा राइस प्रोक्योर करता है, पर वहां पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 2022 और 2024 के बीच हजारों फेक राशन कार्ड्स पकड़े हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राशन कंज्यूमर स्टेट है। जो कैग है ना, कैग की रिपोर्ट के हिसाब से एक ही साल में 12 लाख टन अनाज का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की भी। यहाँ की राशन शॉप या तो बंद रहती हैं या फिर वहां का अनाज ओपन मार्केट के डीलर्स को ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता है। तो देखा हाल क्या है। देखो, अमर्त्य सेन ने अपनी बुक में पॉवर्टी एंड फेमाइन्स में कहा है, फेमाइन्स आर नॉट कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ फूड बट बाय अ लैक ऑफ एक्सेस टू फूड। फेमाइन्स अराइज नॉट फ्रॉम फूड शॉर्टेज बट फ्रॉम फेलियर ऑफ एक्सेस। यहाँ भी फूड तो है, पर उसकी एक्सेसिबिलिटी को मिडिलमैन और करप्ट सिस्टम सिस्टमैटिकली खत्म कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं फूड वर्सेस फ्यूल की। ये बहुत ही नया विलन है। एक नया प्लेयर है जिसको हम कहते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो सरकार चाहती है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाए ताकि क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो कम हो और देश का पैसा बचे। पर दिक्कत क्या है, इथेनॉल बनता है बायोमास से। पहले ये गन्ने यानी कि शुगर केन या फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनता था, पर अब सरकार इसमें एफसीआई का चावल यूज कर रही है। डेटा देख लेते हैं। आप कहोगे ना प्रूफ क्या है, ये रहा प्रूफ। इथेनॉल सप्लाई ईयर 2025 और 2026 में इथेनॉल बनने के लिए एफसीआई के राइस का शेयर 24.64% हो गया। पता है पिछले साल कितना था? सिर्फ 0.02%। और अब कितना हो गया? 24.64%। देख लिया। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक इथेनॉल का 2/3 फीड स्टॉक अब ग्रेन बन चुका है। सरकार कहती है हम सिर्फ सरप्लस या डैमेज ग्रेन यूज कर रहे हैं, पर डेटा कुछ और कहता है। इस साल जून 2026 तक 44 टन्स एफसीआई राइस और 68 लाख टन्स मेज इथेनॉल के लिए एलोकेट हुआ है। पिछले साल 32 लाख टन्स राइस यूज हुआ था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं केस स्टडी की, ह्यूमन कॉस्ट। चलो एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन देखते हैं। अगर सरकार 11 लाख टन एफसीआई राइस इथेनॉल बनने में ना लगाए तो उसे 3.1 लाख अंत्योदय फैमिलीज को पूरे एक साल तक करीबन 35 केजी का मंथली राशन दिया जा सकता है। सरकार ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट बचाकर रुपीज 1.97 लाख करोड़ की फॉरेन एक्सचेंज बचा तो ली। जब ईरान कॉन्फ्लिक्ट के वक्त क्रूड प्राइस $135 पर बैरल था, तब इथेनॉल की वजह से देश में पेट्रोल रुपीज 125 से कम रहा। पर दोस्तों, एज अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट सोचिए आप, क्या सस्ते पेट्रोल की कीमत गरीब के निवाला छीनकर चुकाई जा सकती है? नहीं, ये डायरेक्ट नेशनल सिक्योरिटी पर हमला है। ठीक है,
देखो, सरकार ना एक तरफ अनाज डिस्टिलरीज को दे रही है और दूसरी तरफ गरीबों का राशन कम कर रही है। कैसे? 3 तरीकों से। पहला है लीगल, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव और तीसरा टेक्नोलॉजिकल। लीगल कट कैसे? पहले अंत्योदया फैमिलीज को फ्लैट 35 केजी पर हाउस होल्ड मिलता था। नए रूल के हिसाब से अब पर पर्सन 7 केजीज मिलेगा, जिसका कैप 35 केजीज होगा। यानी कि देखो, इसका असर देखो, अगर किसी परिवार में 5 या उससे ज़्यादा लोग हैं तो उन्हें 35 केजी मिलेगा, ठीक है, नो चेंज। पर अगर परिवार छोटा है, मान लो 3 लोगों का है, तो उन्हें कितना मिलेगा? 21 केजीज। तो HCES यानी कि हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे 2023 और 2024 कहता है कि 53% आय फैमिलीज छोटी हैं, यानी आधे से ज्यादा सबसे गरीब परिवारों को 20% राशन से 80% तक कम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव नैरोइंग की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इजी ढंग से मैं समझा रही हूँ और ये डेटा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। NFSA में सिर्फ सीरियल्स, व्हीट, राइस मैंडेटरी है। तो पहले तमिलनाडु, केरला और उड़ीसा जैसे स्टेट्स अपने बजट से पल्सेस, ऑयल और मसाले भी देते थे, पर अब सेंट्रल प्रेशर और बजट कट्स की वजह से ये धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो NFHS 5 ये कहता है कि देश में 53.1% विमेन और 40.2% चिल्ड्रन अनीमिक यानी कि खून की कमी है। ऐसे में उन्हें मिलेट्स और पल्सेस देने की जगह राशन को और छोटा किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एक्सक्लूजन्स की। 2020 से अब तक सरकार ने 2.49 करोड़ राशन कार्ड कैंसिल कर दिए हैं। रीजन दिया गया है डिजिटाइजेशन, KYC और मेरा राशन ऐप से डुप्लीकेट्स हटाना। पर ग्राउंड रियलिटी क्या है? जो मजदूर दिन भर पत्थर तोड़ता है उसके फिंगरप्रिंट्स घिस जाते हैं। बायोमेट्रिक मशीन्स पर उसके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते। रूरल एरियाज में इंटरनेट नहीं चलता। इसकी वजह से झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ में गरीबों का राशन मिलना बंद हो गया है। टेक्नोलॉजी है सोल्यूशन बनने की बजाय बैरियर बन गई है। समझ में आया? और चौथा हम बात कर लेते हैं OMSS यानी कि ओपन मार्केट सेल्स की। सरकार ने इन्फ्लेशन यानी महंगाई कंट्रोल करने के लिए FCI के बफर स्टॉक से 25 लाख टन वीट ओपन मार्केट में बेच दिया। इससे मार्केट में वीट तो सस्ता हुआ, पर PDS के लिए बफर स्टॉक कम हो गया है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। एक मिनट, हाँ यहाँ देखो, इंडिया का फूड सिक्योरिटी सिस्टम अब एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी कि इथेनॉल जरूरी है, पर वो राइट टू फूड यानी कि आपका आर्टिकल 21 की कीमत पर नहीं हो सकती। ग्रेन को फ्यूल में बदलना और गरीबों के राशन में कटौती करना एक बड़ा पॉलिसी फेलियर है। हमें टेक्नोलॉजी को इंक्लूसिव बनाना होगा और PDF में लीकेजेस को रोकना होगा। एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन और GPS जो आपकी ट्रैकिंग है उसको सही से लागू करना होगा। तो ये आपका क्या हो गया? वे फॉरवर्ड या फिर कंक्लूजन। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, इसको सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में इसको बताना क्या सही आंसर है। ये लो, ये दूसरा क्वेश्चन है, वो PYQ था आपका। ये रहा इसका आंसर। इसको भी अटेम्प्ट करना, ये मेंस के क्वेश्चन है। इन फ्रेजेस को यूज करना अपने आंसर्स में, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।